सो हेलो दोस्त, वेलकम टू इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जीज के बारे में। ओके, सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी, इस वर्ड से आपको समझना क्या है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे यहाँ पे, जिसकी रिएक्शंस के हेल्प से हमको एनर्जी ऑब्टेन करेंगे हम। ठीक है, अब देखो इसकी पहले डेफिनेशन लिख लो। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, फिर ये कितने टाइप के एनर्जी वो रिएक्शंस होती हैं। देखो, सबसे पहले न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पे इनका मीनिंग नाम याद रखो और इसका मीनिंग मैं थोड़ा समझा देता हूँ, जिससे कि मतलब परमानेंटली याद रहे आपको। देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब क्या है कि एक हैवी न्यूक्लियस होगा और इसमें हम लो एनर्जी का न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे, मतलब मारेंगे इसमें, और ये क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ये छोटे छोटे एटॉमिक नंबर में जो अलग अलग टूटे हैं, वहाँ पे अलग कंपाउंड बन चुका हुआ। लेकिन रियल में क्या होगा, जो फाइनल इनिशियल मास था और वो फाइनल मास था, उसमें कुछ डिफरेंस आता है। देखो, मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, ध्यान से सुनो। जो इनिशियल मास था, सपोज करो स्टार्टिंग में कुछ मास है, लेकिन जब हमने उसमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया तो बाद में 2 या 3 टूटे, सपोज करो अभी के लिए 2 टूटे। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो टूटा है पहले वाले के, इन दोनों का अगर सम करते हैं तो कुछ डिफरेंस आ रहा था, मतलब ये मास कम बन रहा था। तो इसमें यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, इस कंक्लूजन को अभी के लिए याद रखो कि इसका कुछ मास, समझ गए, न्यूट्रॉन मारने के बाद, कुछ मास इसका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। छोटे छोटे 2 न्यूक्लियस होंगे, वो अपने आप में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो भी वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखो, मैं जो ये लाइन बोल रहा हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी, इस चीज़ को आप समझोगे जब ये टॉपिक थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, अब अभी के लिए बस ये थोड़ा याद रखो कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। अभी तक जो हमने फ्यूल वगैरह पढ़े थे, उनसे सबसे ज़्यादा, देखो मैंने क्या बोल रहा, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसी में रिलीज होगी, न्यूक्लियर एनर्जी में। ओके, ये पढ़ना है हमको। अब इसके बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किस फॉर्म में हमको मिलेगी। देखो, न्यूक्लियर एनर्जी 2 फॉर्म में मिलती है। मेनली तो हमारा पर्पस क्या है, वहाँ पे हीट एनर्जी को ऑब्टेन करना। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत, मतलब सम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी भी वहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका दूसरा नाम होता है, देखो, एटॉमिक एनर्जी। ओके, अब ये पूछ लेता है कि क्यों एटॉमिक एनर्जी है। बिकॉज ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, ये एटम्स के साथ खेल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम एटम के साथ ही, मतलब न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करेंगे उसके ऊपर, और उसी में से हमको एनर्जी मिलने वाली है। अब देखना, मैंने न्यूक्लियर फ्यूजन अभी और फ्यूजन दोनों बता दिए, लेकिन अब मैं इसकी मतलब किताब की लैंग्वेज में जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने वैसे तो डिस्क्राइब कर दिया आपको पूरी अच्छी तरीके से, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो याद हो जाएगा। देखो, जो मैंने बोला वो इन्होंने लिख रखा है किताब में। द प्रोसेस इन विच हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एटम सच एज यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम। ये पहले तो नाम याद रखो, यूरेनियम प्लूटोनियम थोरियम, ये क्या चीज़ है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें मतलब हम खासकर न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं। ठीक है, अभी तो आपके लिए ये डेफिनेशन सही है, जिनसे कि हमको, मतलब अगर हम इनके साथ न्यूक्लियर रिएक्शन करें तो काफ़ी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर सकते हैं हम। ओके, और एक दूसरी रीज़न ये भी है कि ये डिके होते रहते हैं और इनमें हैवली, मतलब एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होता है। ये कुछ कुछ पहचान से इनों की। ठीक है, अब देखो, मैंने इसकी डेफिनेशन में क्या होता है, ये द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स स्प्लिट अप इनटू स्मॉलर न्यूक्ली, समझ गए, मतलब बड़ा वाला स्मॉलर न्यूक्लियर में स्प्लिट हो जाएगा व्हेन बम्बार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन। ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो कौन सी एनर्जी का, लो एनर्जी का न्यूट्रॉन बम्बार्ड करेंगे उसमें। ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। समझ गए ना डेफिनेशन को। मैं दोबारा हिंदी में बता देता हूँ अगर नहीं समझ में आई हो आपको, कि इसमें हैवीली एटॉमिक मास वाला कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा, हम क्या करेंगे, लो एनर्जी का न्यूट्रॉन काफ़ी हाई स्पीड पे लाएंगे और उसमें बम्बार्ड करेंगे। जब उसमें बम्बार्ड करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, ऑब्जर्व, वो टूटेगा और टूटने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी तो रिलीज हो रही हमको मिल रही है, लेकिन हम साथ साथ एक चीज़ और ऑब्जर्व करते हैं कि स्टार्टिंग का मास और जो ये दोनों टूटे हैं, ठीक है, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ। हमने ऑब्जर्व क्या किया कि कुछ मास इसका कुछ एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। हमको जो एनर्जी मिली है वो कहाँ से मिली है, वो एनर्जी हमको इसी चीज़ से मिली है कि जो हमारा कुछ मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और यही है आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन। ओके, जो आपने कभी सुना होगा 9th क्लास में, E = mc²। ठीक है, तो इसमें जो m है, m
और सी स्क्वायर, सी तो हो गई स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो एम है ना दोस्त, वो यहाँ पे यही मास था जो मतलब टूट के एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इस चीज़ से आप समझ चुके होगे मेरे अंदाजे से, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन की डेफिनेशन। तो देखो, सो देयर इज ए लॉस ऑफ मास इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस विच अ ट्रेमेंडस अमाउंट, ये जो मैंने बोला है, ठीक है, कि जो मास लॉस हुआ है उसकी वजह से हमको एनर्जी मिल रही है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। अब देखो दोस्त, इस रिएक्शन को देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये नाम तो लिखवा दिया आपको, इनको जरूर याद रखना, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। खासकर आजकल तो मतलब यूरेनियम यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है, ये याद रखना। और फिर देखो, अब देखो जो अभी तक मैंने बताया इसको एक साइंस के स्टूडेंट की तरह देखना बिल्कुल ध्यान से। देखो, मैंने एक चीज़ और बताई है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ये भी चीज़ मैं यहीं पे समझा दूंगा इस रिएक्शन की हेल्प से। देखो, हैवी एटम है, ठीक है, हमने क्या करा, इसमें न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया, ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी हाई स्पीड पे लाए लो एनर्जी का न्यूट्रॉन और इसमें टकराया, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, फ्यूजन मतलब टूट गया वो जो यूरेनियम 92 235 क्या है, ये तो देखो एटॉमिक नंबर है, ये तो आपको पता होगा, और ये क्या है, एटॉमिक मास, ठीक है। अब हमारा लेना देना यहाँ पे किस चीज़ से हुआ, मास से। अब ध्यान से देखते रहना क्या हो रहा है। देखो, बेरियम 56 139, एक तो इसमें टूटा है कंपाउंड, समझिए, न्यूट्रॉन टकराने के बाद दो कंपाउंड इसमें टूटने वाला है, एक तो बेरियम में टूटा और दूसरा टूटा क्रिप्टन में। ओके, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर है 36 और एटॉमिक मास है 94, ठीक है। अब मैं इसके बाद में देखता हूँ कि कुछ न्यूट्रॉन भी निकले, ठीक है, वहीं से, और साथों साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब देखो, हमारा लेना देना है बस इससे, काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये कहाँ से आई। अब देखना, मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रूफ के साथ। देखो, 139 + 94, ये चीज़ याद रखना। और देखो, मैं आपको कैलकुलेटर में खोल के दिखाता हूँ, CALC कैलकुलेटर, यस, देखो 139 + 139 94, ओके, 233, और समझ गए, 233 आया है। और यहाँ पे मैं क्या दिखाता हूँ आपको, 235। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे मेरे अंदर से कि इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ मास वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ओके, और 3 न्यूट्रॉन वहां से रिलीज हुए हैं। अब देखो दोस्त, ये तो एनर्जी का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एनर्जी कहाँ से आया, क्योंकि ये कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या करेंगे, यहाँ पे इसका फंक्शन समझ के जाओ दोस्त। ये जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं ना, इनकी भी काफी हाई अमाउंट में एनर्जी है, ये कुछ और एटम्स के साथ जाके टकराएंगे, समझ गए, और वो जो एक एक जाके टकराने वाला है अलग अलग एटम्स के साथ, वो फिर अलग 3 निकालेगा। तो इसको जब भी तो बोलते हैं कि यार एटम बॉम्ब और न्यूक्लियर बॉम्ब ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, बिकॉज इनके साथ होती है चेन रिएक्शन। इससे चेन ही तो हो रही है, देखो 1 से 3 बने, 3 से पता नहीं 9 बन जाएंगे, 9 से 27 बन जाएंगे, तो कितनी लंबी मतलब प्रोसेस चलती जाएगी। उसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है हमारे लिए। तो इस 3 न्यूट्रॉन का फंक्शन समझ चुका हूँ, और ये जो है ये इसके प्रोडक्ट हैं जो न्यूट्रॉन टकराने के बाद बनेंगे हर बार। बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाएगा जो यूरेनियम का वो था एटम, ठीक है, ये चीज समझ गए दोस्त। यहाँ पे देखो कितना मतलब एक अच्छी लाइन लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। देखो, यूरेनियम 235, ओके, जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है, इसका एक एटम और कार्बन का एक एटम, कितना ज्यादा मतलब एनर्जी का डिफरेंस है, ध्यान से सुनो, 10 मिलियन टाइम्स। अगर हम एक कार्बन के एटम को बर्न कर रहे हैं और एक यूरेनियम का एक एटम है, तो इन दोनों की एनर्जी जो हमको ऑब्टेन होगी ना, इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, पहले ये समझो। 10 मिलियन टाइम्स, इसका मतलब जानते हो, मतलब एक एटम तो यूरेनियम का ले लो, और आपको लेना पड़ेगा 1 करोड़ कार्बन एटम, तब जाकर एनर्जी बराबर होगी। इसका मतलब समझ गए कि कितनी ज्यादा हाई अमाउंट में हमको एक इतने से यूरेनियम से मिल सकती है, समझ गए, मतलब इतना से यूरेनियम और इसमें 1 करोड़ का मल्टीप्लाई करो, कितना ज्यादा क्वांटिटी में कोयल को बर्न करना पड़ेगा जितने की हम इतने से यूरेनियम से एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, फिर ये तो मैंने एक एडवांस इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके साथ साथ अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जो एनर्जी मिल रही है ये क्यों मिल रही है हमको यहाँ पे, इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन ध्यान से इंग्लिश के लैंग्वेज में सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, समझ गए कि ये जो मास था, समझ गए, ये किस में कन्वर्ट हो रहा था, इस वाली एनर्जी में। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्त। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और है, देखो ध्यान से देखो, बेरियम और क्रिप्टन, नाम याद रखना है, ये बता रहा हूँ मैं बार बार कि यूरेनियम जो कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट जो यूरेनियम है वो प्रोडक्ट में किस किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये दो नाम मुझे पता है। बच्चे आजकल बहुत गलती करते हैं, मतलब
मैंने भी अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया था कि इनके नाम भूल जाते हैं, आप इनके नाम को मत भूल जाना, ठीक है। पहला कंपाउंड क्या है, बेरियम, दूसरा कौन सा है, क्रिप्टन, ओके, ये चीज याद रखना। अब दोस्त इसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन तो देखो मैंने बता दिया था ना, चेन रिएक्शन हो रही थी, 1 से 3 निकल रहे थे, 3 से 9 हो रहे थे, 9 से 27 हो रहे थे, ऐसे टाइप की मतलब कंटिन्यूस चेन रिएक्शन हो रही थी। आपको यहाँ पे क्या समझना होगा, ये ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो रिएक्शन है बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल भी तो करना है। अब ऐसे थोड़ी ना कि मतलब हमको बढ़ाते जाना है बढ़ाते जाना है और हम पे कंट्रोल ही ना हो, लास्ट में एनर्जी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने देना हमको। तो हम इसको करते कैसे कंट्रोल है, हम इनकी रिएक्शंस को हेल्प कंट्रोल करते हैं, किसके हेल्प से, कंट्रोल लोड की हेल्प से, ठीक है। ये नाम याद रखो, कंट्रोल लोड्स। फंक्शन भी पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि कंट्रोल लोड का मीनिंग क्या होता है और क्या डेफिनेशन है और क्या किस चीज़ की बनी होती है। देखो पहले तो इस चीज़ को याद रखो, मेड ऑफ बोरोन, ठीक है। बोरोन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से हम इसको कंट्रोल लोड बोल रहे हैं। देखो बोरोन हैज ए प्रॉपर्टी दैट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, समझ गए, जो मतलब न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन बढ़ती जा रही है, समझ गए, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो समझ गए, मतलब जो एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर वो रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो हम उसको जो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही थी उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, समझ गए कहने का मतलब। और दोस्त ये जो मतलब एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, मतलब हमने ये न्यूट्रॉन भी ऑब्जर्व करिए थे लास्ट रिएक्शन में, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड को, देखो ये रही 3 न्यूट्रॉन थे और ये थर्मल एनर्जी जो मिल रही थी हमको यहाँ पे, हीट एनर्जी, मतलब इसको हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है, पावर प्लांट्स में, ये तो हम पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, देखो यूरेनियम फ्री फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है। फ्री फॉर्म का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से ये सोचो अभी इसमें रिएक्शन नहीं हुई है, बिकॉज आपको अभी मैं बता चुका हूँ, अगर इसमें आके किसी ने न्यूट्रॉन हाई लो एनर्जी का हाई स्पीड में मार दिया, देखो मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनो, लो एनर्जी का न्यूट्रॉन है लेकिन स्पीड काफ़ी हाई है, समझ गए, एनर्जी उसकी लो है लेकिन स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है, ये लाइन याद रखो। अगर किसी ने अभी भी यहाँ पे आके इसमें टकरा दिया ना, तो आपको पता है रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी होगी और ये यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो सकता है और क्या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। एक तो ये फोटो से आप समझ सकते हो कि देखो दीज हैंड्स होल्ड ए पीस ऑफ यूरेनियम दैट इज यूज्ड एज अ फ्यूल, समझ गए, फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज, यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द रिएक्टर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम रॉड। वहां पे कैसे यूज होता है, देखो दोस्त ये यूरेनियम की रॉड ऐसे करके इसमें डाली जा रही है, ठीक है। अब इसके बाद में एक साइड से हम न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करेंगे और वहां से टेम्परेचर राइज होगा। अब देखो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो इसमें होता क्या है, देखो पावर प्लांट, मतलब देखो मैं पहले अभी पावर प्लांट को ना स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले थोड़ा सा रफली आइडिया देता हूँ। देखो कर क्या रहे हैं, न्यूट्रल बम्बार्ड किया, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में राइज होगा, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि अगर हमने कहीं पर टेम्परेचर राइज कर लिया, हम जियो थर्मल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, हम इन सब में क्या देख रहे थे, समझ गए। जैसे ओशन थर्मल एनर्जी में देखो, वहाँ पे भी हम टेम्परेचर की वजह से कर रहे थे, और जो जियो थर्मल एनर्जी उसमें आपको याद है ना मैं क्या बता रहा था कि टेम्परेचर पत्थर का काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, ठीक है, हम उस पर क्या करेंगे, पानी कोल्ड वाटर डालेंगे, वो वहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर्स रिलीज होंगी, और वाटर वेपर्स जहाँ पर रिलीज हो गई, समझ गए, हाई प्रेशर स्टीम, मतलब वहाँ पे हम टरबाइन्स पे मार देंगे उन को, जिसकी वजह से टरबाइन का रोटेशन हमको मिल जाएगा, और जहाँ पे रोटेशन पावर मिल चुकी होगी हम वहाँ से जनरेटर कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। सेम एज इट इज इसमें केस है, लेकिन इसमें एडवांटेज क्या है, इसमें दोस्त बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा जियोथर्मल के कंपैरिजन में, तो बहुत ही ज़्यादा। अब देखना कैसे, अब देखना इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज है, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम उसके ऊपर पानी डालें ना, तो ये पानी टच भी नहीं हुआ और ये ऊपर से ऊपर ही वेपर बन के रिलीज होने लगा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है। मतलब समझ गए जियोथर्मल एनर्जी में एटलीस्ट हम उस पत्थर तक पानी तो पहुंचा पा रहे थे, लेकिन इसके केस में क्या हुआ, इतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा, पानी डाल रहे हैं यहाँ तक पहुंच भी नहीं रहा, मतलब टच भी नहीं होगा उससे, और ये ऊपर से ऊपर ही पहुंच जाएगा, वेपर कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। अब देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहले डेफिनेशन समझो। देखो ए पावर प्लांट इन विच हीट रिक्वायर्ड टू मेक स्टीम एंड टर्न टर्बाइंस, समझ गए, मतलब हीट रिक्वायर्ड होगी स्टीम और ये टर्बाइन को रोटेट कराने के लिए, और उस जो रोटेशन पावर मिलेगी वो उससे क्या करेंगे हम, टू ड्राइव जनरेटर, जनरेटर चलाएंगे और जिससे क्या बनेगी, बिजली, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी टू ऑब्टेन न्यूक्लियर रिएक्शन, ओके। यहाँ पे आप समझ चुके हो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से हमको क्या मिलेगी, हीट, और हीट से हम क्या करेंगे, स्टीम बनाएंगे, स्टीम को क्या करेंगे, टरबाइन पे मारेंगे, टरबाइन से क्या होगा,
जनरेटर की जो वो शाफ्ट है वो रोटेट होने लगेगी, और जब शाफ्ट रोटेट हो जाएगी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें, चीज़ है कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज 235 एज ए फ्यूल। ये याद रखना, यूरेनियम 235, एटॉमिक मास है 235। ओके, इतने नंबर ऑफ क्या होंगे वहाँ पे, प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसके जिसमें न्यूक्लियस में। अब देखो, इन सब चीज़ों को अलग रखते हुए आपको समझना होगा कि इसमें जो जैसे कोयले वाले केस में क्या हो रहा था, हम कोयले को बर्न कर रहे थे मैनुअली। ओके, लेकिन हम इस समय ऐसा कुछ नहीं करने वाले दोस्त, इसमें आग वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। कभी आप ये सोच रहे हो कि वहाँ पे कुछ चीज़ जलेगी और फिर जाके वेपर कन्वर्ट होगी और तब जाके हम उस पर स्टीम में मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्त। यहाँ पे होती है न्यूक्लियर रिएक्शन दोस्तों। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसी वाली, अभी मैंने कोयला को और उससे कंपैरिजन करके दिखाया था कि उसका एक एटम कोयले का, और सॉरी यहाँ पे एक एटम न्यूक्लियर यूरेनियम 235 का कितना, 1 करोड़ कार्बन एटम्स के बराबर था। समझ गए कहने का मतलब, कितने ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसके कंपैरिजन में देख रहे हो तो। अब देखो, यूरेनियम 235 ये तो मैंने बता दिया कि बर्न नहीं होता, टू गेट ऑयल और गैस टू ऑब्टेन एनर्जी, ऐसा कुछ बर्न नहीं हो रहा है इसमें, कहना चाह रहा है इट्स एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस में अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, मतलब एक हैविली न्यूक्लियस टूट जाएगा छोटे छोटे न्यूक्लियस में, और ए न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सोन इन फिगर। अब इसको देखना है आपको ध्यान से, पहले थोड़ी देर इसको देखो हो क्या रहा है। ठीक है, अब देखो ना, देखना कैसे है वो साथ साथ मेरे अब देखते रहो। ठीक है, देखो दोस्त, ये कुछ दिखा रखा है, ये स्टील वेसल में अंदर कुछ चीज़ रख रखी है। ठीक है, अब वो क्या क्या चीज़ रख रखी है, देखो ग्रेफाइट कोर मॉडरेटर है, समझिए। अभी ये मॉडरेटर, रोड्स, कंट्रोल रोड्स, फ्यूल, कंक्रीट चैम्बर, इनका सबका फंक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप देखते हो, देखो मैं क्या क्या दिखाने वाला हूँ। कंक्रीट चैम्बर है, ग्रेफाइट रोड है, यूरेनियम वहाँ पे रख रखा है, समझिए, इसमें कुछ रिएक्शन होने वाली होगी जरूर। बोरोन रख रखे हैं, वही समझ गए, जो न्यूट्रॉन निकले हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज हमको रिएक्शन कंट्रोल भी करनी है। ओके, फिर इसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हॉट सोडियम जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है, मतलब हीट एक्सचेंजर का फंक्शन मैंने एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि उसमें हीट ठंडे से, मतलब हम ऐसे होगा कि एक तरफ हीट एक्सचेंजर का मतलब आपको एक थोड़ा सा रफली आइडिया देता हूँ कि हीट एक्सचेंजर कभी कभी पूछ लेता है छोटे छोटे बच्चों से तो खासकर। देखो, एक तरफ ठंडा पानी जा रहा होगा, एक तरफ गर्म पानी जा रहा होगा। ठीक है, सपोज करो ठंडा पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और गर्म पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्त, जो इसका टेम्परेचर है ठंडे वाले का, इस गर्म वाले की हेल्प से थोड़ा सा राइज करेगा। ठीक है, और इस वाले गर्म पानी का, इसके कंपेरिजन, ये जो यहाँ पे ठंडा पानी प्रेजेंस है, इसकी वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा गिरेगा। समझिए, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो रही है, मतलब लेना देना हो रहा है हीट का एक दूसरे के साथ। तो हीट एक्सचेंजर की आप डेफिनेशन समझ चुके हो। ठीक है, तो देखो हीट एक्सचेंजर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। फिर देखो आप कि यहाँ पे कुछ टरबाइन जैसा कुछ इंस्टॉल कर रखा है, टरबाइन है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद में जो पानी वहाँ पे एब्जॉर्ब, मतलब कंडेंस होके नीचे आएगा, फिर अगेन यहाँ पे समझ गए वो पानी आके कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे फिर वो अगेन स्टीम बन रही है, और यहाँ पे हॉट सोडियम इससे जा रहा है। समझ गए ना कंसेप्ट, मतलब गर्म ठंडे के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, और वो वहाँ पे क्या होगी, स्टीम जनरेट हो रही होंगी, मतलब एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा होगा, और फिर अगेन वो ठंडा पानी यहाँ से आ रहा होगा, और फिर अगेन यहाँ पे देखो सोडियम, अगेन लिक्विड सोडियम एज ए कूलेंट यहाँ पे पंप में अगेन दोबारा यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये अगेन यहाँ से यहाँ पे दोबारा जाएगा, और ऐसे घूमता रहेगा सर्कुलेट फॉर्म में। तो इस टाइप से आपको कहने का मतलब है पावर प्लांट को देखना है। ठीक है, स्टीम है, ये कोल्ड वाटर है यहाँ पे, फिर ये अगेन यहाँ पे स्टीम बन के जाएगा, ये सीधा टरबाइन पे टकराएगा, फिर इस टाइप से मतलब देखना होता है। ठीक है, वाटर आउट वाटर इन, पानी यहाँ से जाएगा पानी यहाँ से आएगा, क्योंकि वो भी तो वेपर्स भी तो हमको ठंडी करनी है ना। समझ गया ना कहने का मतलब, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये यहाँ पे टरबाइन पे आकर टकराएंगे और फिर नीचे आई, नीचे यहाँ पे क्या देखते हैं, उस टाइम वेपर्स का अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, तो उसको थोड़ा ठंडे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कूलर टाइप का बना देंगे कि पानी नीचे से ठंडा आएगा, और उसको थोड़ा पाइप को जो जिसमें स्टीम पास हो रही है उस पर थोड़ी अपनी मतलब टेम्परेचर को थोड़ा नीचे लाने का ट्राई करेगा, और साथों साथ वो पानी यहाँ से निकल जाएगा आउट से। इस टाइप से देखना होता है, मेरा कहने का मतलब आपसे ये, बस मैं क्यों इतना इसके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे यार कुछ ऐसे भी होंगे ना आपके साथ साथ जिसको मतलब ये अच्छी तरीके से समझ में आए, लेकिन मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि कैसे कैसे देखना होता है। ओके, वाटर मैंने ये भी बात बता दी कि इन आउट ये क्यों कराया जा रहा है, बिकॉज जो हाई टेम्परेचर वाली स्टीम है उसका हमें और भी हमको टेम्परेचर
डाउन करना है, जिसकी वजह से यहाँ पे आगे पानी कन्वर्ट हो जाए। समझ गए? स्टीम यहाँ पे थी, कंडेंस होकर यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी बन गया, और इस पानी से फिर अगेन हम ये जो हॉट सोडियम था इसके हेल्प से, समझ गए, मतलब वही वेपर जनरेट हो रही होंगी। और हमको पर्पस यहाँ पे सबका क्या है, देखो रिएक्शन हमने यहाँ पे करी, टरबाइन यहाँ पे आपने यहाँ पे रोटेट करा लिया, तो इससे क्या होगा, हमको जनरेटर की शाफ्ट में रोटेशन पावर मिल जाएगी, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, तो अब देखना इसमें मैं बेसिकली वैसे ज़्यादा चीज़ तो सब कुछ बता चुका हूँ। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं कुछ फंक्शन भी समझाऊंगा। ओके, अब दोस्त इसकी वर्किंग को ध्यान से समझना, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में देखो, जो जो मैं पॉइंट बताते जा रहा हूँ ना, उनको अपनी लैंग्वेज में जैसे भी आपका मन करे, ठीक है, वैसे नोट करते रहना, जिससे कि आपको मतलब 12th क्लास या जब भी आप पढ़ो इसको, मतलब कभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये सारा का सारा मैकेनिज्म मैंने पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, आप टेंशन फ्री रहो। मैं सारी सारे पॉइंट इसमें साथ साथ बताता जा रहा हूँ, उनको अपनी लैंग्वेज में नोट करो। और इसके बाद मैं तुमको टिप्स दूंगा कि यार अब आपको देखो पढ़ तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है ये बताऊंगा मैं इसकी वीडियो के एंड में, ठीक है, जिससे कि मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग भी कर पाओ। ओके, तो इसका वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इस पे जाते हैं, न्यूक्लियर कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूल एलिमेंट। देखो ये कौन सा है, यूरेनियम। समझिए, ये मतलब यहाँ पे रोड रख रखी है। ओके, ये रहा 1 2 3, मानो कि ये रख रखी है। ओके, फिर और कौन सा है यूरेनियम फ्यूल, यूरेनियम 235 रोड्स। समझ गए? एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का। और कोर मेड ऑफ ग्रेफाइट, ये जो कोर है ना, ये जो दोस्त दिख रही है आपको, ये जो जिसमें रख रखा है, ठीक है, ये किस चीज़ की बनी हुई है, ग्रेफाइट की। ठीक है, अब ये जो मॉडरेटर है जिसको हम ग्रेफाइट्स के बना रखी है हमने, इससे मॉडरेटर का काम क्या है, देखो काम ध्यान से सुनो। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनकी स्पीड जो है, जिसमें से पार होते चले जाएंगे ना, मतलब यहाँ पे आसपास क्या होगा, यूरेनियम रॉड तो ठोक रखी है, ऐसे सपोज करो अंदर है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये जो रिलीज करेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, जब न्यूट्रॉन मारेंगे जब हम इसमें, तो सीधे बात है न्यूट्रॉन रिलीज होंगे 3, तो वो जो 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं वो जाएंगे किसके थ्रू, क्रॉस तो उसे ग्रेफाइट उससे ही करेंगे ना, ये जो मॉडरेटर है। तो इसका काम क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन है इसकी स्पीड स्लो डाउन करेगा। देखो इट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, ये मॉडरेटर का काम समझ गए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है बोरॉन, हाँ ठीक है, बोरॉन रोड। बोरॉन रोड का मैं फंक्शन अभी स्टार्टिंग में आपको समझा चुका हूँ कि ये जो हाई मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं दोस्त, इसको हमको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्ब करा लेंगे। एब्जॉर्ब किससे करा लेंगे, बोरॉन रोड से। ठीक है, अब उसको बोरॉन रोड को क्या बोलते हैं हम, कंट्रोल रोड्स। देखो ये भी चीज़ समझ में आ चुकी है आपको, तीनों चीज़। ठीक है, ये जो जहाँ पे देखो ग्रेफाइट था, इसमें से न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, और न्यूट्रॉन जब निकलेंगे और ये किस में जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे, इस वाली रोड में। ओके, ये क्या चीज़ है, बोरॉन रोड। इससे क्या होगा, ये जो मतलब बढ़ते जा रहे थे, ये कंट्रोल वे में इसमें जाके एब्जॉर्ब होते चले जाएंगे। तो ये कंट्रोल में रहेगी हमारी रिएक्शन। ठीक है, मतलब अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने के लिए। अब दोस्त देखो, एक सारा कुछ जो कवर कर रखा है, ये किस में कर रखा है, कंक्रीट चैम्बर। देखो दोस्त दिखाता हूँ आपको, देखो ये समझ गए, ये सारी प्रोसेस हो रही है, मतलब अंदर इसके ये सारा का सारा कवर किस चीज़ के अंदर कर रखा है, कंक्रीट चैम्बर। अब देखो कंक्रीट चैम्बर का मैं आपको बताता हूँ फंक्शन क्या है। यहाँ पे देखो इसमें लिख रखा है आपने, देखना रेडियो एक्टिविटी कुछ होती है। अब देखना कैसे, देखो न्यूक्लियर रेडिएशन है। अब आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। अगर सपोज करो हमने खुले में कर दी, तो आपको तो पता ही है ना दोस्तों, जैसे वहाँ पे केस होता है, क्या बोलते हैं, हिरोशिमा नागासाकी वाला केस था, उसमें क्या हुआ था, वही है न्यूक्लियर बॉम्ब वाली कंडीशन। उसमें कोई ऐसा किसी चीज़ के अंदर रिएक्शन थोड़ी ना करे, तो उसमें अंडर अनकंट्रोल रिएक्शन हुई थी वैसे भी। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर रेडिएशन से अवॉइड करने के लिए हमने ये कंक्रीट के अंदर रिएक्शन करी है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था लिक्विड सोडियम, ये तो इसका भी कंक्रीट चैम्बर का मीनिंग समझ में आ गया और इसका फंक्शन भी समझा दिया। फिर समझो लिक्विड सोडियम क्या कर रहा है यहाँ पे। देखो दोस्त, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, अब उस हीट को हमको यूटिलाइज करना है। तो देखो लिक्विड सोडियम यहाँ से, और यहाँ पे पंप लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे पंप जब एक्सक्रीट करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाके हीट एक्सचेंजर में चला जाएगा, और हीट एक्सचेंजर में भी थोड़ी देर पहले बताया था, हीट का हम एक्सचेंज करेंगे। अब देखो दोस्त, ये हाई टेम्परेचर पे है, और इसका हाई टेम्परेचर को ऐसा नहीं है कि 100-200 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो सकता है। समझ गए? तो वो क्या होगा वहाँ पे, जब इसमें से फिल होगा, तो यहाँ पे ठंडा पानी है, जब ठंडे पानी के पास से गुजरेगा, ठंडे पानी को गर्म करेगा, और
वो जो ठंडा पानी है वो क्या करेगा, वेपर्स जनरेट करना स्टार्ट करेगा, मतलब हाई प्रेशर स्टीम, स्टीम भी भाप को ही बोलते हैं, ठीक है। वो स्टीम जाके किस में टकराएगी, टरबाइन चैम्बर में, ठीक है। अब देखो मैं इसको टरबाइन चैम्बर को यहाँ पे ही बता देता हूँ थोड़ा पहले ही, ओके। इसमें क्या होगा, बेसिकली एक टरबाइन होगा जिसकी ब्लेड्स के अंदर वो हाई प्रेशर स्टीम जो है वो जाके टकराएंगे, जिसकी हेल्प से आप रोटेट कर पाओगे उसको, और जब वो रोटेट हो जाएगा जनरेटर से, समझ गए ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लोगे। फिर देखो मैं नेक्स्ट समझाने वाला हूँ, लिक्विड सोडियम का मैंने बता दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो चीज यूज करी जाती हैं कूलेंट की तरह। कूलेंट का वर्ड का मीनिंग समझ गए ना, देखो यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे आके वाटर के थ्रू और ऐसे ऐसे करके ठंडा होगा, समझ गए, लिक्विड कूलेंट। अब यहाँ पे ठंडा हो चुका है थोड़ा सा, और वो पंप के थ्रू दोबारा से हम उसको उसी में एंटर करा देंगे, समझ गए। फिर वो दोबारा एक साइकिल कंप्लीट करता रहेगा, वो जाएगा, फिर अगेन वहाँ से गर्म होकर आएगा, फिर नीचे आता था ठंडा हो जाएगा, पानी में ठंडे में आकर उसको पानी की भाप बना देगा, फिर अगेन उसमें यहाँ पे आएगा पंप में, पंप उसको दोबारा उसी के अंदर एंटर करा देगा, फिर वो दोबारा एक साइकिल मतलब कंप्लीट करता रहेगा। ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपको। फिर इसके बाद में बताता हूँ कूलेंट के बाद में लिक्विड सोडियम का मैंने बता दिया कि कंटिन्यूसली पाइप की थ्रू ये सप्लाई होता रहता है। हाँ, अब कंडेंसर का मीनिंग समझो, जो जिसको मैं कूलर बोल रहा था, ठीक है, उसका नाम ये रियल में होता है कंडेंसर। अब देखना कंडेंसर और कूलर मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो दोस्त, यहाँ पे हाई प्रेशर की स्टीम है, ओके, और टेम्परेचर भी उसका काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो इस ठंडे पानी से हम डालेंगे वहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जो स्टीम है वो थोड़ा थोड़ा ठंडा होना स्टार्ट होगी। और दोस्त आपको तो पता ही है, जब स्टीम ठंडा होती है तो किस चीज़ में कन्वर्ट होगी, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो अगेन यहाँ पे गैस थी, यहाँ पे आती आती वो पानी बन गई, और यहाँ पे पानी जाके इसमें अगेन कलेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे ही जो गर्म पानी हो चुका है उसको हम बाहर भेजते रहेंगे, और ठंडा पानी यहाँ पे सप्लाई करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमको वो कंडेंसर वाली कंडीशन बनानी है, ठीक है, पानी मतलब ठंडा करना है। फिर इसके बाद में मैं एक और समझा देता हूँ आपको। हाँ दोस्त, अब देखो ये जो बन रहा है यहाँ पे, देखो इस डायग्राम में ये सब कुछ मतलब रिएक्शन 3 4 साल जब तक भी चल रही है, उसके बाद में जब ये रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में फाइनली कन्वर्ट हो चुका होगा। बेरियम क्रिप्टन मैंने बताया था आपको, ठीक है, स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ। अब देखो वो है न्यूक्लियर वेस्ट। सबसे पहले इसका मीनिंग का समझो, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो वहाँ पे बचा है, जैसे कोयले को बर्न करने के बाद क्या बच रही थी, राख, ऐसी समझो इसमें क्या बचता है, न्यूक्लियर वेस्ट बचता है। और न्यूक्लियर वेस्ट वो कोई दूसरा एलिमेंट होता है, कौन से दूसरे एलिमेंट, बेरियम प्लस क्रिप्टन, ये दो चीज़ है, इनको याद रखना। फिर इसके बाद में इसको हम डंप करते हैं दोस्त। ये देखो ये जो अब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई खतरा नहीं है, ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो इसको मतलब हम क्या करते हैं, पैकिंग करके आजकल मतलब यार इंसानों ने क्यों कर रखा है, मेरे को तो इसका असली रीज़न वैसे पता नहीं है, लेकिन इसको ना समुद्र के अंदर डाल देते हैं। समुद्र के अंदर कहाँ पे, जहाँ पे इंसान आना जाना बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे बहुत मतलब समुद्र के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे जाके उसको डिप करके आ जाएंगे। तो दोस्त इसकी वजह से देखो प्रॉब्लम भी होती है। अब देखना मैं क्यों इसको कह रहा हूँ कि ये मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि दोस्त वहाँ पे ना आपको पता है मछलियाँ भी रहती हैं। अब दोस्त इंसान तक को तो ये न्यूक्लियर रेडिएशन छोड़ता नहीं है, तो आप अंदाजा लगाओ मछलियों के ऊपर क्या बीतती होगी, ठीक है। तो मछलियाँ वहाँ पे मर जाती हैं क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना वहाँ पे होता है, ठीक है। और देखो और क्या, हाँ ये स्टार्ट करता हूँ मैं फिर। न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, ये टोटल नंबर ऑफ 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में, ठीक है, 6 याद रखना। और कहाँ कहाँ पे है देखो ये चीज़, देखो तारापुर इन महाराष्ट्र, ओके, राणा प्रताप सागर नियर कोटा राजस्थान, कलपक्कम इन तमिलनाडु, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश में, ओके, और कपरापुर इन गुजरात, ठीक है, और कायगा इन कर्नाटका। ये 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसमें ये प्रोसेस चल रही है अभी भी, ठीक है। तो समझ गए ना। इससे देखो एक चीज़ और मैं देखो पॉइंट हाईलाइट करा देता हूँ आपको। ए न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन वर्क डे एंड नाइट फॉर 2 to 3 years, मतलब 2 से 3 साल तक विद सेम यूरेनियम फ्यूल, मतलब एक बार फ्यूल यूज कर लिया तो वो कंटिन्यूसली 2-3 साल तक दिन रात कंटिन्यूसली पावर प्लांट में वर्क कर सकता है, ओके। और ये मैं बता चुका हूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल है इंडिया के अंदर, ओके। और देखो एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। देखो ओनली 3% है टोटल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोड्यूस इन इंडिया ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब 97% जो है वो तो अभी भी हम कोयला और विंड टिडल ये मतलब आलतू फालतू की एनर्जी से यूज कर रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर से सिर्फ 3% यूज कर रहे हैं। इसका देखो दोस्त एक
रीजन भी है। ओके, इस रीजन को समझने का ट्राई करो कि ये जो रीजन है ना, असली रीजन इसका ये है कि अभी हमारे पास एक्चुअली इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, समझ गए। और टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम इस वजह से हम यूज भी नहीं कर पा रहे। अब तुम इस चीज़ से अंदाजा लगा लो, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ 6 हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट समझ में आ गया आपको। प्लीज नोट दैट इन सम ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्री लाइक फ्रांस, जर्मनी एंड जापान, ये कंट्री है ना, फ्रांस, जर्मनी और जापान, मोर देन 30%, देखो कहाँ पे 3 और कहाँ पे 3% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक पावर प्रोडक्शन सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट से कर रहे हैं। ओके, अब दोस्त नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब का सेकंड नेम होता है एटॉम बॉम्ब। ओके, ये चीज़, दो चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें होता क्या है, देखो ये हाई डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम। समझ गए, यूरेनियम होगा या तो फिर प्लूटोनियम होगा। प्लूटोनियम का एटॉमिक मास याद रखना 239, समझ गए। ये मतलब यूरेनियम से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब देखना इसमें मैं कुछ मतलब ज़्यादा ना डेप्थ में चला जाऊँगा, देखता हूँ मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें। In this nuclear bomb, the fission reaction of uranium 235 or plutonium 239 is delivered to the control as produce an enormous amount of energy very short time। देखो दोस्त, एटम बॉम्ब का कंसेप्ट ही क्या है, देखो सबसे पहले ये समझो कि एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में एक ट्रमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में रिलीज होगी। तो दोस्त होगा क्या उससे, दोस्त एनर्जी है वो कुछ भी कर सकती है। अब देखो इन केस न्यूक्लियर बॉम्ब क्या होगा, अब हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी, और जहाँ पे एक इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ऐसे रिलीज हो गई ना दोस्त, वहाँ पे होगा बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान यार। अब देखो मैं यहाँ पे एक किताब में लिख रखा है, देखो हिरोशिमा नागासाकी 1945। दोस्त यहाँ पे का मैं थोड़ा केस बताता हूँ कि यहाँ पे मतलब अमेरिका वाले लोगों ने यहाँ पे 1945 में हिरोशिमा नागासाकी जो एक जापान के अंदर जगह है उसके ऊपर ये बॉम्ब डाल दिया था। ओके, अब दोस्त इसके कुछ वो हैं मतलब स्टैटिक्स, उनको ध्यान से देखते रहना कि ग्रेट लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। भाई प्रॉपर्टी है वो तो देखो होनी थी, ठीक है, मतलब वहाँ पे जो जमीन और घर बार बना रखे थे सब, लेकिन ह्यूमन लाइफ भी तो काफ़ी ज़्यादा खत्म हुई है वहाँ पे। अब इस काउंटिंग को सुनो, 1.54 लाख पीपल वर किल्ड इन दीज टू एटम बॉम्ब अटैक। 1,54,000 इतने लोग सिर्फ एक बॉम्ब की वजह से मारे गए थे दोनों जगहों पे अलग अलग पे, ठीक है। अब दोस्त यार देखो, तुम सोच के देखो मैं इन आलतू फालतू की चीज़ इन न्यूक्लियर बॉम्ब को क्यों बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो दोस्त। आइंस्टाइन जो थे ना, जिन्हों की नेक्स्ट वाली इक्वेशन है देखो, इक्वल टू mc², मैंने इन लोगों को एक कोट पढ़ा था, उस पता है उस कोट में क्या लिखा हुआ था कि मतलब हिंदी में बता देता हूँ आपको कि एक जो चूहा है ना वो कभी भी माउस ट्रैप कभी नहीं बनाएगा, समझ के। कि मतलब एक चूहा अपना जो कटकर होता है ना, जिसमें वो मतलब बंद कर देते हैं ह्यूमन लोग उनको रोटी का लालच देके, वो कभी नहीं बना सकता, ठीक है। अब देखो इंसान ने क्या किया है, इंसान ने क्या कर दिया, एक ऐसा बॉम्ब बना दिया जिससे मर कौन रहा है, इंसान ही रहे हैं। तो इससे देखो मतलब कितना ज़्यादा खराब चीज़ है, आप अंदाजा लगाओ। और लेकिन यार इसके कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। अब देखो प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मेरे को ये मतलब क्यों अच्छा नहीं लगता और क्यों मैं इसको बेकार बता रहा हूँ। देखो प्लस पॉइंट ये भी तो है, जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ करा था, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स के कुछ जेट्स गए, फाइटर जेट्स, वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे आतंकवादी हैं, ऊपर से ऊपर ही डाल के न्यूक्लियर तो नहीं था, वो तो बॉम्ब थे सिंपली, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब होता तो यार बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकती थी, पता चला पाकिस्तान भी को अटैक कर देता, क्योंकि वो भी यार समझ गए ना मतलब आगे का क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ देखो कि उन्होंने मतलब वहाँ पे मार के आ गए और अपने सेफली अपने घर पे पहुँच गए। फिर एज इट वहाँ पे उनको पता चल गया था, फिर वो अटैक हुआ था, वो आगे की फाइट है। लेकिन यहाँ पे आप कहने का मतलब ये है मेरा कि ये मतलब यार इंसान ने कैसी कैसी चीज़ बना रखी है, इस चीज़ से अंदाज़ा आप ये सोचो कि यार मतलब इंसान की बनाई हुई चीज़ इंसान को ही मार देगी, समझ गए। लेकिन इन केस ऑफ माउस जो मतलब इतनी नॉलेज रखता भी नहीं है, उसके साथ ऐसा नहीं है, वो अगर चूहा है वो अपने लिए ट्रैप कभी नहीं बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और देखो मैं बॉम्ब के बारे में बता चुका हूँ, और इसमें फ्यूल का याद रखना कि कौन कौन सा फ्यूल यूज होता है, और फ्यूजन प्रोसेस होती है वहाँ पे, ये याद रखना है आपको। और काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये दोस्त नेक्स्ट इक्वेशन आती है एनर्जी मास आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन।
फॉर्मूला है इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मतलब एनर्जी इक्वल टू मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8, ओके, स्क्वायर कर देंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 16 जूल एनर्जी आएगी। अब देखो कितना, जब हमारा 1 किलोग्राम मास होगा, ओके, जब 1 किलोग्राम मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। अब देखना इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान से देखना। जो इसमें आइंस्टाइन सर ने बोला था, इसको बस थोड़ा सा मतलब रफली अपने माइंड में आइडिया रख लो। यहाँ पे आपको कोई इतनी ज़्यादा चीज़ समझाई नहीं जा रही, थ्योरी ऑफ रिलेटिव वगैरह वगैरह कुछ नहीं। बस यहाँ पे यही सोचो, देखो इसमें लिखे भी रखा है कि अगर 1 किलोग्राम मास है, अगर आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसमें आपको सिंपली क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा स्पीड ऑफ लाइट का। वो कहाँ की स्पीड है, वो वैक्यूम की स्पीड है, और होती कितनी है ये मैं हाईलाइट कर चुका हूँ, 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको याद रखना, और ये यूनिट क्या है इसकी, मीटर पर सेकंड। देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जब हम करके एक वैल्यू लेके आएंगे ना, वो दोस्त वो होगी जूल में, ओके। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया उन्होंने, ठीक है। और मास एंड एनर्जी आर इक्वलेंट, समझ गए? कहने का मतलब क्या है कि मास ही एनर्जी है और एनर्जी ही मास है। ये कहना मतलब उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इससे मतलब अभी जो अब 10th क्लास में हो दोस्त, लेकिन जो 12th और 12th के बाद जब पढ़ोगे ना इंजीनियरिंग लेवल तक, आपको पता चलेगा कि यार ये एनर्जी, ये जो इक्वेशन है ना, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों में यूज हो रही है, ठीक है। ये जो मतलब स्पेस तक आप जा पा रहे हो ना, और वहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है, जो भी मतलब प्रोसेस हो रही है, इस एनर्जी का हर चीज़ में लेना देना है, ठीक है। इवन सन के अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो भी, ठीक है। मतलब सन का मास कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से आपको ये एनर्जी सन से हम यहाँ तक मिल रही है, बिकॉज कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है वहाँ का, जो जिसकी वजह से हमको यहाँ पे अर्थ पे एनर्जी मिल रही है वो, ओके। अब एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, ओके। इस वीडियो को चलो दोस्त यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखो हम क्या डिस्कशन करेंगे, एनर्जी यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होकर एनर्जी जो बनी है उसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। मतलब कितनी एनर्जी, कैसे कैसे हम उसको डिनोट करेंगे, और एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी, AMU जो होता है आपने पढ़ा होगा, ये इसको एनर्जी में कैसे बताएंगे हम। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो मतलब सन के ऊपर होता है, ये भी पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन बॉम्ब, ठीक है, जो मतलब ये साउथ कोरिया के पास आई थिंक, इसके बारे में पढ़ेंगे। और सोर्स ऑफ सन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी इस चैप्टर की लास्ट होगी। तो देखो दोस्त इसमें मैं कुछ बता देता हूँ। देखो हम यार इस चैप्टर में मैंने उम्मीद नहीं करी थी, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, लेकिन कि मैं काफ़ी ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। लेकिन बेशक ये बोर्ड के एग्जाम में इतना पूछा ना जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि एनर्जी तो दोस्त, इन्फॉर्मेशन तो हमेशा लाइफ टाइम काम आएगी, ठीक है। इसको नज़र रखते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को, टॉपिक को ब्रॉडली एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो अब मैं आपको बताता हूँ, सैम्पल पेपर उठाना है या प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, और जो जो इस चैप्टर के मतलब चैप्टर खोलना है और पढ़ते जाना है, ठीक है। क्वेश्चन देखते जाना है, और आपको क्या दिखेगा वहाँ पे, देखो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, सिंपली वही वहाँ पे क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपली आपको वहाँ पे क्या होगा, मतलब रटते जाना है, रटते इन द सेंस कि समझते जाना है। समझा तो मैं यहाँ पे भी चुका हूँ, लेकिन माइंड के अंदर रिटेन करने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मतलब माइंड में रिटेन होना चाहिए, ओके। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है दोस्त, थैंक यू।